Yes, ma'am, it's Yes, clear. yes, Okay, yes. thank you. This is about learning corners. So have you heard about the learning corners? कि आपने कभी सुना है कि learning corners के हवाले से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? हाँ, ये है कि ये डिफरेंट एक तो होता है ना न्यूमेरेसी, लिटरेसी, कॉग्निटिव, तो वो हम लर्निंग कॉर्नर बना रहे होते हैं, मतलब थोड़ा सा मुझे पता है। मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था, मैं आपकी बात पे बिल्कुल नहीं हंस रही, लेकिन आपने बड़ी उससे आपने बताया कि आप जो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम लर्निंग कॉर्नर्स को सुनते हैं तो आप या आपके पास को जो भी एक्सपोजर है वो आप डिफाइन कर रही हैं, तो दैट्स गुड। आप कंटिन्यू करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कंप्लीट? नहीं, मतलब देखिए, बच्चों की जो लर्निंग स्टाइल होते हैं ना, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल भी होते हैं। लेकिन ये तो खैर बेसिक उस पे है कि छोटी एज में बच्चे जो है ना, वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, जिसमें वो मुख्तलिफ कॉर्नर्स में जाके ना मुख्तलिफ चीजें सीख रहे होते हैं। तो बेसिकली तो मैंने ये सुना था कि 3 कॉर्नर्स बनाए जाते हैं, जिसमें एक लिटरेसी, जिसमें वो लैंग्वेज वगैरह की चीजें होती हैं, फिर एक न्यूमेरिक में हिसाब किताब की चीजें होती हैं, और एक शायद कॉग्निटिव होता है जिसमें इमोशनल और लॉजिकल थिंग्स, इस तरह के पजल्स और इस तरह की चीजें रखी जाती हैं। ठीक है। ये मेरी थोड़ी सी बस। हाँ, नहीं ऐसा ही है। अच्छा, मोनाली कहती है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये लर्निंग कॉर्नर्स होते हैं जिसमें लिटरेसी, न्यूमरेसी और रीडिंग राइटिंग, क्योंकि रीडिंग राइटिंग तो लिटरेसी का ही पार्ट है, तो वो होता है। जी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई और? क्योंकि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देखना चाह रही हूँ कि आपके एक्सपोजर है लर्निंग कॉर्नर्स का, क्योंकि हाँ बहुत सारे स्कूलों में हमारे पास प्रेप वगैरह होती हैं या प्ले ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ पे अच्छे बहुत बड़े स्कूलों में भी मैंने बहुत कम लर्निंग कॉर्नर्स देखे हैं, जो एक हैरत की बात है। तो लेकिन उनकी एक्टिविटीज डिफरेंट होती हैं, वो इसी के दायरे में होती हैं, लेकिन एक लर्निंग कॉर्नर्स का जो एक हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट है, वो वैसा डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होता जैसे कि उसकी फिलोसफी है और वो है। जी बिल्कुल, लिटरेसी और मोटर डेवलपमेंट। तो आज हम ये देखेंगे कि एक्चुअली लर्निंग कॉर्नर्स होते क्या हैं, और इसमें क्या है कि आपको ये भी पता चलेगा कि लर्निंग कॉर्नर्स में कितने कॉर्नर्स बनाए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात करूंगी, लेकिन हमने जो जिन स्कूलों से हमारा ताल्लुक है, जो हमारा बैकग्राउंड है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, उसके मुताबिक हमने वो चीजों को एडॉप्ट करना है, और एडेप्ट करते हुए उसको अपने हिसाब से आपने करना है। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ आइडियाज हैं वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकते हैं, वो आपके कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, अपनी आपके बच्चों की नीड्स के मुताबिक, आपके बच्चों की एज के मुताबिक वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लर्निंग कॉर्नर्स हैं क्या। तो व्हाट इज लर्निंग कॉर्नर? तो हम बात कर रहे थे कि लर्निंग कॉर्नर इज अ फिजिकल एरिया, जो आप कह रहे थे, और स्टेशन डेजिग्नेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक लर्निंग पर्पस होती है, यानी कि ये जो आपको लर्निंग कॉर्नर्स बताए जाते हैं, तो ये एक फिजिकल आपकी एक सेटिंग होती है। ये ऐसा नहीं होता कि मैं कहूँ कि भाई हमारे क्लास में लर्निंग प्ले का भी लर्निंग कॉर्नर है, फलाना का है, इसका है, लेकिन इफ इट इज नॉट देयर फिजिकली, तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये होना चाहिए? तो लर्निंग कॉर्नर के लिए फिजिकली उसका प्रेजेंट होना भी जरूरी है। और क्योंकि हमारे स्पेसिफिक लर्निंग पर्पसेस हैं जो हम उस लर्निंग कॉर्नर से हासिल करेंगे जब बच्चों को हम उनमें इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है कि ये जो है ना, जब आप लर्निंग कॉर्नर फिजिकली बनाते हैं तो उसमें आप मटेरियल रखते हैं जिसमें बच्चे या तो अकेले या ग्रुप में, ये डिपेंड करता है टास्क की नौयत पर। जो टास्क, इफ यू आर गिविंग द इंडिविजुअल टास्क और ग्रुप टास्क, सो इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टास्क। सो स्टूडेंट्स विल परफॉर्म दैट स्पेसिफिक टास्क टू मीट द सेट गोल्स। यकीनन आपने कोई गोल सेट किए होंगे कि आफ्टर डूइंग दैट टास्क स्टूडेंट विल अचीव दिस, जो मेरा गोल है ये है, और बच्चे जो हैं इस टास्क के थ्रू इस गोल तक अचीव कर लेंगे। तो ये चीज जो है वो टीचर जो है वो आपने सेट करनी है, और फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे को ग्रुप से लेके इंडिविजुअल पे ले जाइए या इंडिविजुअल से लेके ग्रुप तक ले आइए, तो ये डिपेंड करेगा। उसके बाद लर्निंग कॉर्नर्स कैन बी पोर्टेबल, यानी कि अगर आपने बनाए हैं तो आप उनको जगह भी चेंज कर सकती हैं, टेम्पररी भी हो सकते हैं और ये परमानेंट भी हो सकते हैं, तो इट इज योर चॉइस। तो यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि लर्निंग एरिया जो हम इसका हम समरी है कि दिस इज अ स्पेसिफिक एरिया
where learning materials is available and student perform in individually or group, okay, to meet the set targets, and it could be portable, temporary और permanent। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई। उसके बाद इसकी कुछ फिलॉसफी है। जब लर्निंग कॉर्नर्स का जो आइडिया है, अगर हमारा नेशनल करिकुलम पाकिस्तान का देखा जाए तो वहां पे गोशे का जिक्र हुआ है। गोशा यानी लर्निंग कॉर्नर को कहते हैं। तो जो करिकुलम है ना, वहां पे गोशे का वर्ड यूज हुआ है। तो उसकी एक फिलोसफी है। तो फिलोसफी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए ये करना पड़ेगा कि जो इसकी फिलोसफी है वो चाइल्ड सेंटर अप्रोच है। अगर हम चाइल्ड सेंटर अप्रोच को अनपैक करें तो उसका मतलब ये है कि जहाँ पे बच्चे जो हैं वो कंसंट्रेशन के साथ काम कर सकें, इनकरेज, इंडिपेंडेंट हो, प्रमोट हो, इन्वेस्टिगेशन जो है वो आप प्रमोट करो, लर्निंग स्टाइल्स को देखते हुए आप टास्क दिए जाएं। तो ये तमाम जो है ना फिलोसफी, इसके गिर्द ये घूमता है कि जो लर्निंग कॉर्नर्स के थ्रू जो हमारा जो हम डेवलप करते हैं वो चाइल्ड सेंटर अप्रोच के थ्रू करते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो इंडिविजुअली या ग्रुप में काम करता है, मेकिंग चॉइस भी करता है कि मुझे कहाँ पे काम करना है। इससे क्या होता है, बच्चे अपनी कंसंट्रेशन को भी बिल्ड करते हैं, इनमें इंडिपेंडेंसी आती है। और इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि बच्चे फाइंड आउट करते हैं मोर एंड मोर, और फिर उनके लर्निंग स्टाइल से वो मैच भी करता है। जो कुछ बच्चा जो है जिसमें एक्सपर्ट होता है वो उसी टास्क को वो परफॉर्म करता है। अच्छा, इसमें क्या है कि बच्चे को कानून के, यानी कि इसकी फिलोसफी ये भी कि बच्चों को फ्रीडम देता है कि वो क्या करना चाहते हैं, तो बेसिकली मेकिंग चॉइसेस। तो ये फिलोसफी है। और ये मारिया मॉन्टेसरी का जो ट्रेडिशन है ना, ये इससे निकला है एक्चुअली। तो ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच जो मॉन्टेसरी में इसको किया गया ना, जो बेसिकली बिल्ड कंसंट्रेशन है, इंडिपेंडेंस है, प्रमोट इन्वेस्टिगेशन है, और लर्निंग स्टाइल को रखा गया है, तो ये मॉन्टेसरी ट्रेडिशन से आया है और ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है ना, तो ये आपको इसकी फिलोसफी भी पता होनी चाहिए। और ये सोशलाइजेशन, यकीनन जब बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं तो वो सोशलाइज भी सीख रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और जैसे जेनिफर ने कहा कि मेकिंग चॉइसेस इज द बेस्ट, और यकीनन जब हमें चॉइस दी जाती है तो हम उस काम को बहुत दिल लगा के करते हैं। इसी तरह फिर हम आगे चलते हैं कि लर्निंग कॉर्नर्स क्यों बनाए जाते हैं। तो इसके फायदे आप कह लें कि ये बच्चे जो हैं उसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और प्ले में इन्वॉल्व होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करते हैं तो समझे आप, उनका ब्रेन भी काम कर रहा है, सोशलाइजेशन भी हो रही है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, मेकिंग चॉइस भी आ रही है, एक दूसरे के साथ निगोशिएट करना भी सीख रहे हैं, और ये सब मजे मजे से, यानी कि इन्वॉल्व होके वो काम सीख रहे हैं। अच्छा, ये जो है वो आपका जो लर्निंग कॉर्नर्स है ना, वो इनको एक बच्चों को एक एनवायरनमेंट देता है कि जो जब आप सीख रहे होते हैं उसमें आपको मजा आ रहा होता है। अगर आप भी कभी आप सोचें अपने आप को सिनेरियो में कि आप कभी ग्रुप में काम कर रहे हो और जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो अपनी लर्निंग के लिए, तो आपको भी बहुत मजा आएगा। तो इसी तरह बच्चे भी इंजॉय करते हैं। और फिर लर्निंग कॉर्नर्स जो है वो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि वो चूज करें, प्ले करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सप्लोर मटेरियल करना है। तो यहाँ पे बच्चों की चॉइसेस आ जाती हैं, तो वो क्या करना चाह रहे हैं एक्चुअली। और फिर लेकिन ये था कि हम ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली बच्चों को छोड़ देना है कि आपने जो दिल चाह रहा है आप वो करें। बच्चों को एक्चुअली जो है वो हमने अपॉर्चुनिटीज देनी है एक डिजाइन टास्क के थ्रू, और उसके ऊपर आपके पास एक कोई गोल या आपके ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मतलब ऐसा नहीं होगा, आप इसको हरगिज मत लीजिएगा अपने बच्चे क्लास के डिवाइड करिए ग्रुप में और सब लर्निंग कॉर्नर में भेज दिए, ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि बच्चे जो हैं वो अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर एक पर्पस के तहत जो है वो काम करेंगे। लर्निंग कॉर्नर्स जो है वो बच्चों को अलाउ करता है, यानी कि आपने खुद भी देखा होगा अगर बच्चे जो है ना उनमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा, तो जब वो इस टाइप की हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो उनकी एक्सेस एनर्जी होती है ना वो यूज हो जाती है। और फिर वो क्या होता है कि टेक रिस्क विदाउट फेयर ऑफ फेलियर, और इसमें कोई ऐसा चांस नहीं होता कि आपने बेटा आप ये कर लेंगे तो आप फर्स्ट आ जाएंगे या सेकंड आ जाएंगे। इसमें ग्रुप की कामयाबी, सबकी कामयाबी, ग्रुप का फेल होना सबके लिए है। और इसमें फेलियर नहीं है, इसमें टास्क का कंप्लीट होना है, और जिसमें टीचर की सुपरविजन भी है, गाइडेंस भी है, और सपोर्ट भी शामिल है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि लर्निंग कॉर्नर किस किस किस्म के आपने सुने हैं? आवाज आ रही है ना मेरी? वो जिससे आप, sorry,
हाँ, जैसे आप कह रही थी गोशा, तो एक ख्वानदगी का गोशा, एक अब मैं भूल भी रही हूँ, कोई बात काफी नहीं, अर्सा हो गया आई थिंक। पता कोई नहीं बात नहीं। ख्वानदगी और, हाँ, थोड़ा सा बस याद है। कोई बात नहीं, अच्छा तो मैं याद है। कह रही अब बाकी आज पूरा याद आ जाएगा हाँ, आपको। शुमारियात, लाइक आई डोंट नो, अच्छा, कोई आई और भी डोंट बताना रिमेम्बर। चाहे? हाँ, कोई बात नहीं, अभी आपको रिमेम्बर करवा देते हैं। और कौन है जो बताना चाहेगा कि उसके पास, अगर आपके स्कूल्स में अर्ली इयर्स में आपके अगर कॉर्नर्स बने हैं तो कौन कौन से आप लोगों ने बनाए हैं? बनाए भी हैं या नहीं बनाए? बता दीजिएगा ताकि फिर हम आगे चलते जाए। हाँ, रीडिंग मैडम व्हाट कॉर्नर। अबाउट ईपीएल? सॉरी, हाँ बोलिए सर। ईपीएल, ईपीएल के थ्रू, ईपीएल के जरिए ईपीएल को डिफाइन करेंगे हम सर? जो है एक्सरसाइज प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल, उसको आप दूसरा, ठीक एक्सरसाइज है, प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, हाँ, उस ठीक है। हिसाब से टावर्स होते हैं कुछ, वो मॉन्टेसरी की जो किट्स होती हैं, थ्रू उसके जरिए। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली आप प्ले के थ्रू समझाते हैं जिसमें आप डिफरेंट मटेरियल लेते हैं, जिसमें आप यस, ये आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज में वो जो गेम्स होते होंगे छोटे छोटे, जिसमें बच्चों की ये मोटर स्किल्स जो होती है, एग्जैक्टली, क्रॉस और फाइन, वो आपकी अच्छी हो एग्जैक्टली, जाती है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हम कोई मोटर मिस? सर्जिकल, एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ। एग्जैक्टली। और कोई और है जो एक और भी कोई बोल रहा था आपसे पहले, खातून थी कोई? चले हम आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आपके आज हम रिवाइज करवाते हैं। एक होता है म्यूजिक एंड मूवमेंट कॉर्नर, ठीक है, जहाँ पे म्यूजिक एंड मूवमेंट की चीजें होती है, वो हम डिफाइन करते हैं अभी आगे जाके। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं ताकि आप लोगों का माइंड जो है ना वो सेट रहे। वो जिस तरह से हम हर कॉर्नर को डिस्कस करेंगे, यानी कि मैं आपको पहले तो कॉर्नर बताऊंगी कि कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। उसमें ये क्या है कि हमें हर कॉर्नर को मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या अहमियत है, और उसमें कौन सी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं और कौन सी रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड हो सकती है। इसके अलावा भी हो सकती है जो मैंने बनाई है, ठीक है, सिर्फ ये आपकी गाइडेंस के लिए है। तो आप जितनी भी मैं आपको कॉर्नर्स बताऊंगी तो उसकी मैं पर्पस बताऊंगी, फिर मैं आपको इसकी एक्टिविटीज बताऊंगी कि आप क्या क्या रखवा सकते हैं वहां पर, और आपके लिए कौन कौन सा मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इसी तरह ये म्यूजिक एंड मूवमेंट का कॉर्नर है आपका। इसके बाद आपका आर्ट्स एंड क्राफ्ट का कॉर्नर है, लिटरेसी कॉर्नर है जैसे बोल रही थी आप, और ड्रामा कॉर्नर है, होम कॉर्नर है, ब्लॉक कॉर्नर है, साइंस एंड नेचर का है, न्यूमरेसी है, और टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा भी कहीं आपको 9 नजर आएंगे, कहीं आपको 11 नजर आएंगे, कहीं आपको 13 नजर आएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस चीज में आपने काम करना है पहले, फिर उसके बाद ग्रेजुअली आप इनको बढ़ाते रहें अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, जो आज हम इस सेशन में बात करेंगे वो हम चार्ट्स। जी जी, सवाल, जी मिस जी एक बोलिए। सवाल ज़हन में बिल्कुल। आ रहा है, हम्म। ये थोड़ा सा उससे मैच कर रहा है मल्टीपल इंटेलिजेंस से। देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो जो जो उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कहता है कि हर बच्चे को अल्लाह ताला ने, या हर बंदे को अल्लाह ताला हाँ, ने स्पेसिफिक सलाहियत के साथ पैदा किया है ना। तो बीइंग अ टीचर या बीइंग अ पेरेंट जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो किस में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो उसकी जो है वो जो आपने लगा होगा ना, आपको ये म्यूजिक एंड मूवमेंट लिटरेसी से, तो आपको लगा होगा कि शायद ये हाँ, उससे रिलेट हाँ, कर रहा है। बेसिकली वो उसमें है कि वो उसमें आपकी बताया जाता है कि आपकी कौन सी सलाहियत किस में ज्यादा है और किस में कम है। और उसका फलसफा यह है कि जिस चीज का एक्सपोजर आपको ज्यादा होगा वो चीज आपकी बढ़ेगी, और जिसका नहीं होगा वो कम होती जाएगी। तो जैसे कुछ लोग जो हैं वो म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो वो नीचे हो जाते हैं, कोई और एक्सपोजर मिल जाता है तो उसमें ऊपर चले जाते हैं। कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने उन्होंने कहा था कि हर बच्चे में डिफरेंट सिलाई होती है, लेकिन ये जो कॉर्नर्स बनाए ना, इसमें एक्चुअली ये है कि जो बच्चों की स्किल्स है ना, चाहे वो लाइफ स्किल्स हो जिसमें हम बच्चों को सोशलाइज करते हैं, तो वो तमाम चीजें, बच्चों की मोटर स्किल्स जिसमें फाइन एंड ग्रॉस आती है वो इम्प्रूव हो सके, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो सके, कॉग्निटिव लेवल भी इम्प्रूव हो सके। आपको पता है जब हम बात कर रहे थे लर्निंग कॉर्नर्स की, और अर्ली इयर्स में जो है ना वो आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया जाता है कि एक चाइल्ड को
अलग अलग पैराडाइम में जो है ना वो ग्रो नहीं करना चाहिए, उसके लिए तमाम चीजों को इंटीग्रेट करके पेश करना चाहिए ताकि वो हर स्किल्स में वो बेहतर हो सके। तो हमारे पास होलिस्टिक अप्रोच का वर्ड आपने शायद सुना हो, जिसमें आप बार बार कॉग्निटिव का नाम ले रही थी, तो वो कॉग्निटिव हाँ हाँ कॉग्निटिव है, ठीक है, सोशल स्किल्स है आपकी, सोशल एंड मोरल स्किल्स है आपकी, ठीक है, इसके अलावा फिजिकल है, लिंग्विस्टिक है, तो ये वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। अप्रोच जो है जो हमने ये यूज किया ना लर्निंग कॉर्नर्स की, असल में हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए किया, समझ में आई बात? तो हाँ आप हाँ, ये जब कहते हैं ना अर्ली एज में सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, सारा जी इंटीग्रेट जी करके ना एक जी जी थीम होलिस्टिक ऐसा। डेवलपमेंट, हाँ होलिस्टिकली, ठीक है, जी ऐसा जी नहीं हो कि बच्चे को मैथ्स पढ़ा दे तो मैथ्स या मैथ्स में। तो ये तमाम जो चीजें आपको नजर आ रही है ना, एक्चुअली ये होलिस्टिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए है, उसमें एक पार्ट है, यानी कि एक हेल्पिंग आप हैंड कह लें इसको। तो जब हम इन चीजों में, हम कॉर्नर्स में ये काम करवाएंगे तो बच्चों की वो चीजें भी डेवलप होंगी जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में एक चाइल्ड पे होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं म्यूजिक एंड मूवमेंट पे ना। तो ये कुछ इसकी वो है कि आप जरा उसको अंडरस्टैंड करेंगे, हम म्यूजिक एंड मूवमेंट का हम कॉर्नर क्यों रखते हैं। तो म्यूजिक एंड मूवमेंट जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं गुड प्री स्कूल स्कूल में। आप देखें बच्चे जब तक एक्शन पोएम्स पढ़ते हैं, राइम्स पढ़ते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो कितने वो एक्टिव होते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, और उससे वो बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं इनडायरेक्टली। तो इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। और जितनी भी फिजिकल आपकी स्किल्स है ना, जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का भी पार्ट है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट का पार्ट है, तो इस फिजिकल डेवलपमेंट में जो आपकी जो स्किल्स चाहिए होती है ना, वो इन्हीं म्यूजिक यानी कि सच एज ग्रॉस स्किलिंग है, इसमें बच्चे पूरे अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, यानी किसी चीज को परफॉर्म कर रहे हैं, फाइन मोटर है, जहाँ वो जैसे लिटिल लिटिल स्टार, ट्विंकल स्टार है, जो पोएम्स हैं अगर आप पढ़ते हैं तो बच्चे उन फिंगर्स के थ्रू खेलते हैं, बैलेंस होना, और बायलिटरल कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो आपके एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है, बाहमी राब्ता, तो वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, म्यूजिक जो है कैन हेल्प स्टूडेंट डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स इंक्लूडिंग काउंटिंग, पैटर्निंग, सीक्वेंसिंग, रिसेप्टिव लैंग्वेज, फोनेमिक अवेयरनेस एंड मैनी मोर। तो ये बात आपको पता होगा, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं पोएम्स तो वो कॉग्निटिव स्किल भी कर रहे होंगे, जब वो पढ़ रहे होते हैं तो रिपीट कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिक्वेंसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, साउंड्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, म्यूजिक कैन हेल्प स्टूडेंट डेवलप सोशल इमोशनल। देखें आपने आपको पता है जब बच्चे जब परफॉर्म करते हैं तो अपनी इमोशन को कंट्रोल करना सीखते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कंट्रोल करना, अपनी इमोशंस जो है ना उनको कंट्रोल करना सीखते हैं। कि अगर बहुत बच्चा तेजी के साथ परफॉर्म करता है, हम कहते हैं नहीं स्लो स्लो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉडी को कंट्रोल करता है। सेल्फ स्टीम एंड टर्न टेकिंग, यानी कि आपकी बारी आएगी तो आपने परफॉर्म करना है। तो ये तमाम चीजें जो है वो म्यूजिक के थ्रू हो सकती हैं कि जब आपने परफॉर्म करना है, आपकी बारी इसके बाद आएगी, तो इस स्टेप पे आपने आना है, ये परफॉर्म करना है। तो इस तरह से बच्चे जो है वो ज्यादा सीखते हैं, तो इसलिए इसकी ज्यादा अहमियत है। अब वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप म्यूजिक एंड मूवमेंट में आप करवा सकते हैं। अच्छा, बच्चों को सबसे पहले जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक प्लेयर को जो है वो आप इंट्रोड्यूस करवाएं कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, और इसके बारे में बात करें और बताएं कि ये किस तरह से काम करते हैं। इसी तरह प्रोवाइड वैरायटी ऑफ म्यूजिक दैट चिल्ड्रन कैन लिसन टू इंडिविजुअली। कुछ पोएम्स अगर आपके पास डीवीडी में, सीडीज में हैं, और आपके पास ये हेडफोन्स हैं या कोई भी और भी जरिया है, तो बच्चे जो है वो इंडिविजुअली सुने और इसको एंजॉय करें। Give children opportunity to choose music, musical instrument and creative movement props। तो बच्चे जो हैं वो खुद जाएं और उनको आज पता हो कि आज मुझे क्या, वो अपनी चॉइस करें कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आज वो प्ले करना चाहते हैं, तो उनके पास चॉइसेस हों। अच्छा, इसमें ये है कि डू इट योरसेल्फ, यानी कि आप इससे पहले ये भी हो सकता है कि जब आप कॉर्नर बना लें तो कुछ चीजें हम बच्चों के साथ मिलकर भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइप के जो कुछ म्यूजिक के बना सकते हैं, सिंपल सिंपल सी चीजें, मैं सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए, हजारों चीजें इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं। तो इस टाइप की जब आप चीजें बच्चों के साथ मिलके बनाएंगे तो उनके पास उनकी वोकैबुलरी भी होगी, उसको यूज करना भी आता होगा और इसका ऑल्टरनेट भी पता होगा, और उसको वो एंजॉय भी करेंगे। अच्छा, मेक पपेट्स अवेलेबल। आपको पता है पपेट्स अगर वो बनते हैं और कोई पोएम का कोई करेक्टर है और बच्चे इसको परफॉर्म करते हैं इस पे, तो वो कितना अच्छा उस पे वो एक्ट आउट होगा वो,
और बच्चे कितना एंजॉय करेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। अच्छा जी, बच्चों में हम ये भी आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, तो अगर हम कहें कि बच्चे कोई रिकॉर्डिंग हो रही हो कि बच्चा कोई परफॉर्म कर रहे हो, तो हम उसकी वीडियो बनाएं और फिर वो बाद में देखें और उसको वो एंजॉय करें, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये भी एक्सप्लेन करते हैं, अगर ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं तो भी हम वीडियो बना के फिर बच्चों के साथ वॉच करें और उसको एंजॉय करें। और आपकी क्लास में जो भी डिफरेंट राइम्स पढ़ाई जाती हैं, अगर आप उसकी लिस्ट बना लें या उसके कोई सैम्पल्स बना लें, तो आज बच्चों से पूछे भाई आज कौन सी हमने पोएम या राइम को करना है, तो बच्चे जिस पे चॉइस कर लें 2 से या 3, आपने फिर वो उस पे परफॉर्म करना है। और कुछ बच्चे जो हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो अगर आपको बना हुआ है तो वो उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपको मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होगा उसके लिए? कुछ मैंने ऐसी ही मटेरियल आपके लिए लिखा है कि आपके पास अच्छी पोएम्स के पास स्टॉक होना चाहिए, पोएम्स का, सॉन्ग्स का, जैज का। जैज एक्चुअली वो होती है जिसमें लैंग्वेज को इम्प्रूव करवाने के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसको जैज चैंट्स कहा जाता है। ऑडियो विजुअल टूल्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो, चाहे वो मोबाइल में हो या चाहे जैसा भी हो। इंस्ट्रूमेंट आप अपने हैंड में बना सकते हैं क्योंकि हम इतना कमर्शियली तो नहीं कर सकते हैं। हैंड बेल, गिटार, कीबोर्ड, ड्रम्स, रिदम स्टिक, और जिस तरह से आप लोग बना सकें। कॉस्ट्यूम्स हम बना सकते हैं या उसका इंतजाम कर सकते हैं। कुछ पपेट्स हम बना सकते हैं। लिसनिंग एरिया विद और विदाउट हेडफोन्स, कोई हम लिसनिंग एरिया भी इसके लिए छोटा सा बनाएं, ताकि अगर आप इंडिविजुअल किसी बच्चे को हेल्प आउट करना चाह रही हैं कि वो फोनेम की प्रैक्टिस करे या वो पोएम को सुने या उसके स्ट्रक्चर को रिपीट करे, तो वो इसके लिए एक एरिया होना चाहिए। और आपके पास राइम्स की बुक्स होनी चाहिए। और ओपन एरिया फॉर मूवमेंट एक्टिविटी, अगर आप कोई परफॉर्मेंस करवा रही हैं तो कोई ओपन एरिया भी होना चाहिए, जहाँ जैसे आपके पास कोई ग्राउंड है तो अगर आप उसमें परफॉर्म करवा रहे हैं बच्चों को, किसी राइम पे टैबलो है, तो बच्चे उसके लिए एरिया हो ताकि वो मूवमेंट एक्टिविटीज कर सकें। अच्छा जी, अब आते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में। अच्छा, आर्ट का आपको पता है कि सेल्फ एक्सप्रेशन है, यानी कि जो आपके अंदर है वो आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, क्रिएटिविटी है। और बच्चे जो हैं इससे फाइन मोटर जो है आपको पता है, और आई कोऑर्डिनेशन, तो आई कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर का तो आपको पता ताल्लुक है। जब बच्चे फाइन मोटर यानी कि छोटे उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं तो आई कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि बच्चे जो है वो बैलेंस उनमें आ सके। और फ्लेक्सिबिलिटी और बूस्ट सेल्फ स्टीम। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी इस लिहाज से कि अगर आपने कोई चीज चेंज करनी है तो बच्चे जो है रिलक्टेंट नहीं हो, फिक्स्ड ना हो, तो वो कहें कि अच्छा ये कलर अच्छा नहीं, तो लो ये वाला करते हैं, ये वाली चीज इसको छोटा या बड़ा कर दो, तो वो बच्चे फ्लेक्सिबिलिटी भी सीखते हैं। और सेल्फ स्टीम होता है कि ये चीज मैंने बनाई है या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और बच्चे को जो है ना वो इनकरेज करता है कि वो खेलें और एक्सपेरिमेंट करें इन अ फन और रिलैक्स इन्वायरमेंट में ना, क्योंकि आपका आर्ट जो है वो आपको एक्सप्रेस करवा रहा है ना, तो बच्चे रिलैक्स फील करते हैं जब अपने अंदर के छुपी हुई सलाहियतों को या जो अंदर की फीलिंग्स हैं उसको डिस्प्ले करते हुए आर्ट के थ्रू। और जब हम बच्चे मटेरियल के साथ काम करते हैं, कलर के साथ, और ऑलरेडी वो उसको बहुत पसंद करते हैं, और फिर उनको फिर ये भी पता होता है कि ये किस तरह से काम करते हैं और इनको किस तरह से एक दूसरे के साथ फिट किया जा सकता है। और प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग कि भाई ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, इस पेज पे नहीं होना चाहिए, ये छोटा लग रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, या इसका मुझे थोड़ा सा शेप चेंज करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो डिसीजन लेने देते हैं। और आपको पता है कि बच्चे जो हैं इमोशनल डेवलपमेंट आती है और रेगुलेशन मीन्स कंट्रोल करना, तो अपने इमोशन को भी वो डेवलप करते हैं और रेगुलेट भी करते हैं। अच्छा, अब एक्टिविटीज हम आर्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं? ड्राइंग एंड पेंटिंग रख सकते हैं जो सिंपली हमारे पास होती है, उसके लिए हमारे पास पेपर्स वगैरह चाहिए होते हैं। जो प्रिंट मेकिंग होती है, कुछ थंब के जरिए करते हैं, कोई फिंगर प्रिंट के थ्रू होती है, कुछ वेजिटेबल के थ्रू करते हैं, तो वेरिएशंस हैं। और आप इंटरनेट की दुनिया में जाएंगे तो आपको हजारों प्रिंट मेकिंग की आइडियाज मिलेंगे, तो वो हम कर सकते हैं। ये इतना कॉस्टली नहीं है, ये काम बड़ा होता है और बच्चे बहुत अच्छा बनाते हैं। मेक 3D मॉडल्स फॉर रिसाइकल मटेरियल, तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह से अगर हम रिसाइकल मटेरियल बना सकें चीज़ों को, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं जब वो सीजर लेके कटिंग कर रहे होते हैं, पेस्ट कर रहे होते हैं, चीज़ों को जोड़ रहे होते हैं,
तो बच्चों में डिफरेंट किस्म की जो फीलिंग्स होती है और जो उनकी स्किल्स डेवलप होती है वो आपस में अलग होती है। वाटर कलर पेंटिंग है वो भी हम कर सकते हैं। अच्छा, क्ले और प्ले डो मॉडल्स बना सकते हैं, ये तो सबसे अच्छी और जबरदस्त एक्टिविटी है जिसमें बच्चे बहुत खुश होते हैं करते हैं। कोलाज वर्क आप जानते होंगे, और अगर आपके पास लो कॉस्ट मटेरियल है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आप छोटी छोटी कोलाज में जिसमें बच्चे फाइन मोटर की प्रैक्टिस करें या ग्रॉस की करें, मिलके ये काम करें तो बहुत एंजॉय करेंगे। और फिर उनको पता चलेगा कि किस तरह से यूटिलाइज रिसोर्सेज यानी कि रिसाइकिल करना है चीजों को, तो ये तमाम चीजें वो सीखेंगे और ये मेरा ख्याल से बहुत ईजी है। इसके अलावा आप नेचर आर्ट को ले सकती हैं, जैसे आप बच्चों को बाहर लेके जा सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें आप खुद कलेक्ट करके ले आए गार्डन से या कहीं जो भी अवेलेबल है, और बच्चों से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो हम आर्ट में हम करवा सकते हैं। तो बच्चे कहेंगे कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो जिसमें हम बहुत कुछ भी ना कर सकें। पत्ते देखेंगे तो आइडियाज आएंगे, फूल देखेंगे तो आइडियाज आएंगे, आपको पकड़ पकड़ तो आएंगे कि मिस ये भी हो सकता है, मिस ये भी हो सकता है। तो सिर्फ आपको सिर्फ उनको स्टार्ट करने की जरूरत है, फिर वो आप देखिएगा खुद ब खुद आगे जाएंगे। अच्छा, जो मटेरियल मुझे लगता है वो रिक्वायर्ड है, ये मैंने कुछ लिखा है, बहुत सारा भी बाकी होगा। ब्रशेस हैं, क्रेयॉन्स हैं, आपके मार्कर्स हैं, चौक मटेरियल है, प्ले डो मॉडलिंग मटेरियल है, कोलाज है, और क्राफ्ट मटेरियल है, ग्लू, टेप, पेंट है, और पेंट मटेरियल्स है, यानी ब्रशेस होंगे उसमें, ठीक है, पेपर एंड सीजर्स है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत लातादाद चीजें हैं जो आप उसमें डाल सकते हैं। इसको देख के, कॉर्नर को देख के समझ में आता है ये किस चीज का कॉर्नर होगा? ये लाइफ स्किल तो नहीं है क्या है, या आईटी? क्या लग रहा है? रोल प्ले के लिए लग रहा है। गुड, किसी ने कहा कि रोल प्ले के लिए आप क्या लग रहा है इसको आपको? रोल प्ले भी हो सकता है। ये कुछ चीजें नजर आ रही होंगी आपको। हो सकता है पिक्चर बड़ा लार्ज है ना, इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो, लेकिन आपको कुछ गुड़िया या इस टाइप की चीजें, कुछ बर्तन, कुछ डिफरेंट लाइफ स्किल तो नहीं। अच्छा, लाइफ स्किल को भी मैं आपसे हेलो, पूछूंगी। हाँ, मैं सुन रही हूँ। लर्निंग बाय डूइंग है। लर्निंग बाय डूइंग हो सकता है, चूंकि काफी सारी चीजें सामने रखी हुई हैं, हो सकता है बच्चे वहां से कुछ सीखें, करते हुए कुछ सीख लें, कुछ कोई स्किल्स हो सकती है, कुछ मैनर्स हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लाइफ स्किल्स का भी जो कभी चीजें अवेलेबल स्कूल में है या घर में है कुछ। हाँ, ठीक है, वेरी गुड आइडिया, सही है, वेरी गुड, आप बहुत करीब करीब हैं। और सलमा शाह ने जीत लिया, उन्होंने कहा ये ड्रामा है, तो ये ड्रामा कॉर्नर है एक्चुअली। ठीक है, ड्रामा कॉर्नर में क्या है कि कुछ कॉस्ट्यूम्स हैं, कुछ घर में लाई हुई, जो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं बच्चों के पास या कुछ ऐसे, तो हम इससे भी बना सकते हैं, या हमारे पास कुछ अवेलेबल अगर रिसोर्सेज खुद हैं तो हम इसको ड्रामा कॉर्नर है, जहाँ कॉस्ट्यूम्स वगैरह या डिफरेंट चीजें हम रखी हैं, जब बच्चे ड्रामा प्ले करें तो वो उसमें इसको इस्तेमाल कर सके मुख्तलिफ चीजों को। लेकिन ये स्पेसिफिक ये नहीं समझिएगा यही ऐसे ही बनाना है, आप इससे ज्यादा अच्छा बनाइएगा, ये तो तस्वीर मैंने कहीं से ली है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब ड्रामा आप करवाते हैं ना बच्चों को, प्ले, ड्रामेटिक प्ले, यानी कि कोई आपने प्ले करवाते हैं बच्चों को, तो बच्चों को क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। और न्यू, अगर आप इसको न्यू कॉन्सेप्ट भी अगर आपके पास इंट्रोड्यूस करवाना है किसी चीज का, तो वो ड्रामे के थ्रू भी करवा सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, ये तो आप देखें, ये जब हम बच्चे ड्रामा करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि कोई ना कोई सिचुएशन आप ऐसे देते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का चीजें आ जाए, तो वो इससे वो भी सीखते हैं। उनकी जो अपना स्ट्रेस होता है वो रिलीव होता है, और बच्चे जो हैं वो एम्पावर्ड होते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें एक्टिवली। बच्चों को क्या करता है कि ये रिहर्स करने के लिए भी उनको अलाउ करता है, और प्रैक्टिस भी करते हैं न्यू सिचुएशन और इवेंट। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बेनिफिट करते हैं बच्चे को, और बच्चे जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, डेवलप देयर इमेजिनेशन एंड ट्राई आउट न्यू टूल्स एज दे प्ले। तो इसमें तमाम चीजें आप देखें कितना ज्यादा इंप्रूव हो रही है कि एक तो लैंग्वेज के हवाले से इमेजिनेशन, क्रिएटिव होते हैं बच्चे, एक्सप्रेस अपने आप को कर सकते हैं, इमोशनल स्ट्रेस को वो रिलीज कर सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्योंकि आजकल आप देखें हमारे माशरे में बर्दाश्त का लेवल बहुत कम हो गया है। तो ये तमाम चीजें जो है वो, झगड़े बहुत होते हैं, तो किस तरह से सोल्यूशन वे आउट निकाल हो, और किस तरह से हम अपने आप को, अपनी इमोशंस को रेगुलेट करें, कंट्रोल करें,
अच्छा, बच्चों के यकीनन जब बच्चे मिलके टीम में काम करते हैं तो कॉपरेशन होता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। फिर उसमें आपकी लैंग्वेज आर्ट भी आ जाती है, मैथ्स भी, रीडिंग, राइटिंग, एवरीथिंग इज देयर ड्रामा में। फाइन मोटर भी है और ग्रॉस भी है, यानी कि छोटे आपकी बॉडी के पार्ट्स भी वो यानी कि मूवमेंट कर रहे हैं, फिंगर्स का भी, और पूरी बॉडी भी आपको वो यूज कर रहे हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से। कंट्रीब्यूट टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बच्चे की पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है जब वो सामने आता है, आप इंकरेज करते हैं और फिर उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी की तरफ जाने लगता है। और फिर जब आप फीडबैक देते हैं तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ तो वो भी सीखता है कि किस तरह से मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे क्या चीज इस दफा ये पीछे रह गई थी, अब मुझे इसको आगे करना है, बेहतर करना है। और बच्चे जो है वो डाइवर्स डिस्कोर्स यानी कि डाइवर्स मीन्स के मुख्तलिफ, और डिस्कोर्स मीन्स डिस्कशन, मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें वो डिसीजन भी ले रहे होते हैं, अपनी बात को वो रीजन के साथ पेश कर रहे होते हैं कि ये चीज सही है तो यूं है, नहीं है तो यूं है। को वर्किंग करते हैं और को प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से इसको प्ले करना है। तो कितने सारे बेनिफिट हैं इसके। इसकी एक्टिविटीज क्या हो सकती है? री इनएक्टमेंट एवरीडे एक्टिविटीज, जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं, जैसे बच्चे फोन पे बात करते हैं या हम बात करते हैं तो बच्चे हमारी एक्टिंग करते हैं, वो हो सकता है। या मास्क के थ्रू जो है कोई डिफरेंट रोल प्ले आप करवा सकते हैं। सॉन्ग या राइम आप यूज कर सकते हैं एक्टिंग के लिए, कोई पोएम्स के लिए, जो आपको नजर आए, आपको जो लगता है। तो बच्चे जो हैं वो जो है पपेट्स ले लें या कुछ प्रॉप्स ले लें कि वो इसको परफॉर्म करें और वो राइम या पोएम को वो इसको सिंग कर सकें और इसको परफॉर्म भी कर सकें साथ साथ। इसके अलावा इमेजिनेटिव और प्रिटेंड एक्टिविटीज, इमेजिनेटिव यानी इमेजिनेटिव का मतलब ये है कि जो वहां पे है नहीं, और प्रिटेंड मीन्स भी वही है। तो वो एक्टिविटीज बेस्ड ऑन नॉलेज स्टूडेंट गेन फ्रॉम बुक, मूवी, यानी कि बच्चे बुक से पढ़िएगा या मूवी में देखिए या अदर रिसोर्सेज से, तो वो बच्चे करें। तो आपने देखा होगा कि बैठ के टी बनाते हैं, चलो टी बनाते हैं, तो इस तरह की इमेजिनेशन वो कर रहे होते हैं और वही रोल प्ले वो कर रहे होते हैं जहाँ कहीं उन्होंने टीवी में देखा होता है या मूवी में देखा होता है या अदर रिसोर्सेज हैं। क्योंकि पहले बच्चों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, अब हर बच्चे के पास एक्सपोजर है कि वो नेट के थ्रू या मोबाइल के थ्रू या टीवी के थ्रू जो है वो चीजें जो है वो हासिल करता है। अच्छा, री एक्टिंग स्टोरीज, कुछ स्टोरीज हमारे पास बहुत फेमस होती हैं, तो जो उन्होंने सुनी हुई होती हैं, सच एज सिंड्रेला है, तो बच्चे उसको परफॉर्म करें, एक्ट करें, या कोई भी उन्होंने स्टोरी सुनी हो तो देखें ये स्कूल की टेबल है आपके पास, अगर वो मास्क वो लगा लेते हैं तो वो उस तरह से वो परफॉर्म कर सकते हैं उन रोल्स को। माइम यानी कि बगैर आवाज के परफॉर्मेंस देना, रोल प्ले करना, किसी भी शॉप का या डिफरेंट आप दे देते हैं, कितने हम सब ने भी कितने सारे रोल प्ले किए हैं। सिमुलेशन करना यानी कि इमिटेट करना, नकल करना, तो वो एक्शंस भी आप करवा सकते हैं। इम्प्रोवाइजेशन भी हो सकती है कि कोई ड्रामा है या कोई पोएम है या कोई स्टोरी है तो बच्चे उसको इम्प्रोवाइज करें और उसको परफॉर्म करें अपने अपने कैरेक्टर के हवाले से। अच्छा, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज क्या है? प्रिटेंड फूड, एनिमल्स, टूल, यानी कि वो नहीं आपके पास प्रिटेंड होते हैं यानी कि नकली कह लें आप, खाने की चीजें, और एनिमल्स होते हैं, टूल्स होते हैं, डॉक्टर का वो पूरा एक सेट होता है, पपेट हैं, एक्सेसरीज हैं उसकी, शॉपिंग प्ले है, किचन वेयर और कुकिंग प्ले भी करवा सकते हैं आप, हाउस कीपिंग प्ले भी करवा सकते हैं, ड्रेसअप क्लॉथ्स भी करवा सकते हैं, आपके पास होने चाहिए। डॉल एंड डॉल प्ले एक्सेसरीज होनी चाहिए। प्ले मनी होती है जो नकली पैसे होते हैं। यूज ज्वेलरी भी हो सकती है आपके पास, न्यू ईयर, सारी रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगी। न्यूज़पेपर, कूपन्स वगैरह होते हैं अगर जो हमें शॉप से मिलते हैं, फोटोज हैं पुरानी जो बहुत अच्छी हैं, पिक्चर्स हैं उसमें, और कुछ लो कॉस्ट और नो कॉस्ट मटेरियल जो अवेलेबल हो आपके पास। तो ये आपके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं ड्रामा के लिए। अब आ जाते हैं लिटरेसी कॉर्नर, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम सबको भी पता है कि लिटरेसी जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ना और लिखना नहीं जानेंगे तो वो अदर चीजों को एंजॉय नहीं कर सकते। और स्टफ टॉयज भी किसी ने लिखा है, गुड। अच्छा जी, अब हमें देखना है कि लिटरेसी कॉर्नर में क्या फायदा होगा। वो तो हम सबको बहुत सारे पता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब अब लिटरेसी रिच एनवायरनमेंट होती है ना, तो बच्चों को वो लिटरेसी से इंटरेस्ट भी डेवलप करता है। बच्चे जो है ना वो यंग एज में नहीं पढ़ने के लिए वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी रखते हैं, किताबों की तरफ मोहब्बत करते हैं, चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं।
और अगर आप एक लिटरेट इन्वायरमेंट क्रिएट होता है बच्चों के लिए, जो कि बच्चों में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करता है लिटरेसी की। आप देखें अगर हम बच्चों को रीडिंग या राइटिंग के हवाले से ज्यादा काम नहीं करें अगर अर्ली एजेस में, तो वो बच्चा आखिरी वक्त तक जो है ना वो इसके साथ स्ट्रगल करता रहता है। तो बेहतर ये है कि हम एक अच्छा लिटरेट इन्वायरमेंट बच्चों को दें जहाँ डिफरेंट रिसोर्सेज हमारे पास हों और उसकी हम प्रैक्टिस करवाएं बच्चों की, तो ताकि उनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो। और फिर हम बच्चों को ये प्रोवाइड करें अपॉर्चुनिटी कि वो एक्सप्लोर करें और यूज लिटरेसी थ्रू देयर डेली रूटीन एंड प्ले। रिफाइंड कम्युनिकेशन करता है ये स्किल्स ड्यूरिंग एक्टिविटीज व्हेन दे डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ना। बिगिन टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ रिटन लैंग्वेज। तो मैकेनिक्स उनको पता चलती है कि रिटन लैंग्वेज जो है ना, वो जैसे अगर वो पढ़ते हैं चीजों को तो फिर जो लिखा हुआ है उनको समझ में आता है कि ये किस पैटर्न के थ्रू लिखा गया है, इसमें कौन सी मैकेनिक्स यूज की गई है, सिंपल वर्ड्स यूज किए गए हैं या कॉम्प्लेक्स वर्ड है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, क्या है। एनहांस अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प टू ओवरकम रीडिंग डिफिकल्टीज। जब हम इसमें प्रैक्टिस करवाते हैं, बच्चों को थॉटफुली इन्वॉल्व करते हैं, तो ये इनका क्या होता है कि बच्चों की जो रीडिंग की डिफिकल्टीज है ना वो कम हो जाती हैं। और फिर हमारे को पता है कि जब हम बच्चे अच्छी पढ़ाई चीजें पढ़ते हैं तो उनकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, कॉम्प्रिहेंशन भी और फिर क्रिएटिविटी भी आती है। अच्छा, अर्ली लिटरेसी जो है ना ध्यान में रखना चाहिए हम सबको। पहले भी मैंने एक सेशन में आपने बताया था कि लिटरेसी डजंट मीन के लिखना और पढ़ना। अब ये बियॉन्ड दैट है, क्योंकि इसमें आ गया है कि बच्चे जो हैं जब अब एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कम्युनिकेट करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कर सकें, तो ये अर्ली लिटरेसी का पार्ट है। अर्ली लिटरेसी को आपने डेवलप करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपने कोई भी प्रोग्राम शुरू करना है किसी भी क्लास में, तो आपने ये 5 चीजों को फॉलो करना है और आप यकीनन फिर आप इसके बेहतर रिजल्ट देख पाएंगे। फोनेमिक अवेयरनेस, जिसमें सिर्फ फोनिक्स की बात होगी, यानी कि आपके साउंड्स, लेटर के साउंड्स होंगे। जब हम साउंड्स की बात करते हैं और ओरली, ये लिखे हुए नहीं होते हैं, ओरली आपने हर काम करवाना है तो ये फोनेमिक अवेयरनेस कहलाएगा। लेकिन जब ये लिखी हुई सूरत में होगा और तमाम चीजें लिख के करवा रही होंगी तो ये फोनिक्स आ जाएगा। फ्लुएंसी हम सबको पता है कि स्पीड ऑफ रीडिंग, और वोकैबुलरी हम सबको पता है कि ये एक पिलर है किसी भी पैसेज का। वोकैबुलरी के आपको इम्प्रूव होना चाहिए। जब आपके पास ये 4 चीजें अच्छी तरीके से हो जाएंगी तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी। तो जब भी आपने अपना कोई डिजाइन करना है प्रोग्राम अर्ली लिटरेसी के हवाले से, तो आपने ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब अर्ली लिटरेसी कॉर्नर की जो हम एक्टिविटीज देखते हैं, फोनेमिक अवेयरनेस जैसे फर्स्ट पॉइंट था, तो उसमें हम क्या करवा सकते हैं। तो अल्फाबेट फ्लैश कार्ड्स, ये फ्लैश कार्ड अब आप कहेंगे ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं ब साउंड की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, लेकिन सिर्फ उसको रिलेट करने के लिए कि बेटा ये इससे इसकी शक्ल ऐसी होती है, तो वो हम करें। बेसिकली मैं साउंड पढ़ा रही हूँ और बा की अब मैं इसको शक्ल दिखा रही हूँ। अल्फाबेट लेसिंग कार्ड्स, अब बच्चे को जब फोनिक्स वो आ जाए कि ये वर्ड की साउंड क्या है, तो ये हम लेसिंग कार्ड जिसमें हम एक कार्ड बनाए। प्लीज अपने माइक्स को जो है ना आप खुद म्यूट करने पड़े, वरना फिर मुझे करना पड़ेगा। अच्छा जी, जब आपको अल्फाबेट की पहचान हो जाए बच्चे को यानी कि फोनिक्स के थ्रू कि ये क है, तो बच्चे को आप लेसिंग कार्ड दे सकती हैं, जब वो उसके अंदर लेस डालता रहे और उसके साउंड को वो प्रोड्यूस करता रहे। उसके बाद लेटर पजल है, जैसे वो का साउंड निकाले और फिर उस पजल को भी ज्वाइन करता रहे और साथ साथ साउंड की प्रैक्टिस करता रहे। लेटर अपर केस और लोअर केस आपको जैसे पता है, मैचिंग विद बॉटल कैप्स, तो आप कुछ बॉटल्स के कैप्स बना सकती हैं, तो अपर केस और लोअर केस की मैचिंग करवा सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन वो साउंड के थ्रू, तो वो साउंड को क्रिएट करें और उसके रिलेटेड जो है वो अपर केस को देख लें। लेटर गेम्स हो सकता है साउंड मैचिंग, कि किसके साउंड के साथ कौन सा मैच कर रहा है, तो वो उसके साथ वो मैच करेंगे, सिर्फ साउंड क्रिएट करेंगे और मैच करेंगे। बिगनिंग, मिडिल एंड एंडिंग साउंड, ये तो आपको पता होगा कार्ड्स का, कि इसमें जैसे एप्पल है तो इसका बिगनिंग साउंड कौन सा है। अगर आप कहेंगे कि बैंग, क्या लिखा है ये, ट्री है या जो भी लिखा होगा आपका, तो आप पूछेंगे भाई इसका बिगनिंग साउंड कौन सा है या एंडिंग साउंड कौन सा है, ठीक है ना। कार, या कार का जो है वो
बिगनिंग साउंड कौन सा है, तो बच्चे जो है वो क्लिप लगा सकते हैं। तो हर एक का ये बिगनिंग साउंड का लिखा हुआ है, तो पिक्चर के थ्रू आप ये भी दे सकते हैं। इस तरह से आप मिडिल साउंड का भी दे सकते हैं और इसी तरह आप एंडिंग साउंड का भी दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट कार्ड्स अगर बच्चे बने हुए होंगे तो बच्चों को भी फिर पहचान हो जाएगी कि बिगनिंग कौन सा है, मिडिल का कौन सा है और एंडिंग कौन सा साउंड है। इसके बाद हम फोनिक्स का सेकंड पॉइंट है वो देखते हैं। इसमें डायग्राफ और ब्लाइंडिंग मैचिंग मैथ है कि श से कौन से वर्ड्स आते हैं और ध से कौन से हैं और च से कौन से हैं, तो वो मैचिंग आ जाएगी। चेयर या फिश में से कौन सा है, तो चेयर इसका मैचिंग है, ठीक है ना, ध से, ठीक है। ये तमाम चीजें आपने इस तरह से डिफरेंट कर सकती हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ऐसे 1000 एग्जांपल्स आपके पास नेट पे अवेलेबल हैं। तो प्लीज आप इस टाइप की कुछ बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ साउंड, सही कहा आपने। उसके बाद मैगजीन लेटर हैंड, आप मैगजीन दे सकते हैं बच्चे को और उसमें से कह सकते हैं कि भाई मुझे ह साउंड चाहिए या ओ साउंड चाहिए, ठीक है। तो बच्चा जो है वो हंट करेगा कि कहाँ कहाँ वो मौजूद है। वो कटिंग भी कर सकता है, वो अपनी बुक में पेज या पेज पे पेज भी कर सकता है। तो इस तरह से बच्चे जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकेंगे लेटर्स को। काउंटिंग सिलेबल विद मिनी ऑब्जेक्ट, अच्छा ये मैं आपको समझा दूं। काउंटिंग सिलेबल, हर वर्ड का एक सिलेबल होते हैं कि किसी में एक होता है, किसी में दो होते हैं और किसी में तीन होते हैं या तीन से ज्यादा होते हैं। तो बच्चे जो है, आप अगर कुछ पढ़ा रहे हैं, जैसे पेन है तो पेन में सिलेबल एक आएगा। तो अगर हम किसी चार्ट पे बच्चे को 1 2 3 लिख के दें और ऐसे ही ऑब्जेक्ट दें जो 1 और 2 और 3 के अंडर में आते हो, तो बच्चा जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा पेन। तो इसका मतलब है कि सिलेबल एक आ रहा है, तो वो A1 के खाने में वो अपना कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट जो आपको ने प्रोवाइड किया पेन, तो वो उसको उधर रख देगा, ठीक है ना। तो कॉपी कॉपी, तो इस तरह से वो करेगा कि ये एक सिलेबल का है, दो का है या तीन का है, तो वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबल वो उसको उस जगह पे प्लेस कर देगा जो आपने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जमा किए हैं। कलर द लेटर वर्कशीट, ये तो आप कॉमन ही करवाते हैं कि आपने लेटर कलर करवाया और उससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो आपने कलर करवा ली। तो ये फोनिक्स के लिए है जहाँ पे बच्चा रिकॉग्नाइज कर रहा है लेटर को और उससे रिलेटेड चीजों को भी थ्रू फोनेमिक भी कर रहा है और फोनिक्स के थ्रू भी कर रहा है। अच्छा जी, अब आते हैं फ्लुएंसी में। तो आप फ्लुएंसी में क्या कर सकते हैं, नर्सरी राइम्स रख सकते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे फ्लैश कार्ड में कोई पोएम्स छोटी छोटी लिख के आप बना भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं, और या आप नेट से भी ले सकते हैं। और आपकी बुक में भी तो होंगी ना, आपकी अपनी सिलेबस की बुक होती है, तो उसमें जो है वो आप डाल सकते हैं कि भाई ये वाली है, तो बच्चे जो है वो ऑटोमेटिकली उसको रिपीट करेंगे। शॉर्ट स्टोरीज हो सकती है, यानी छोटी छोटी सी आपके पास स्टोरीज हो सकती हैं, वो आप रखें फ्लुएंसी के लिए। बहुत छोटी हूं, शॉर्ट पैराग्राफ्स हो, ठीक है, जिसको वो सिर्फ रीड करें और देखेंगे कितनी देर में वो पढ़ लेते हैं। बिग बुक्स हैं, बहुत अच्छा आइडिया है फ्लुएंसी को भी सही करने का और रीडिंग को इम्प्रूव करने का, जो हम खुद भी बना सकते हैं। फ्लुएंसी स्ट्रिप है जिसमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस आप लिखें और वो स्लिप्स बना के आप रख दें, जब बच्चा फारिग हो तो वो पढ़ता रहे और अपनी फ्लुएंसी को बेहतर करता रहे। तो ये फ्लुएंसी हो गई। अब हम वोकैबुलरी की बात करते हैं। सीजन कार्ड्स आप बना सकते हैं वोकैबुलरी के लिए, उसमें जो आप वोकैबुलरी यूज हो रही होगी उस सीजन के हिसाब से तो बच्चे वो इम्प्रूव करेंगे। वर्ड गेम हम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास वर्ड सर्च है, अनस्क्रैम्बल है, जिसमें आप जंबल करके वर्ड को देते हैं और फिर बच्चा जो है उस वर्ड को अनस्क्रैम्बल करता है। फिर वर्ड विद इन अ वर्ड, आपने एक बड़ा वर्ड दिया और उसको कहा कि इस वर्ड में से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो वो भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली। ये क्लास 2-1 के लिए तो बेहतर है, लेकिन अर्ली ईयर्स में, यानी कि अगर हम प्रेप की बात करें तो उसके लिए नहीं। तो आपको एक्टिविटीज भी सिलेक्ट करनी होंगी कि किस एज लेवल के लिए मैं क्या करवा सकती हूँ या करवा सकता हूँ। बोर्ड गेम हो सकते हैं, बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं हमारे पास जिसमें बच्चे स्पेलिंग इंप्रूव करें। आप बताएं कि आपको इसकी मदद से 10 वर्ड्स बनाने हैं, तो बच्चे मुख्तलिफ वर्ड्स बनाएं। अच्छा, एक्सप्लोरिंग वर्ड्स अपोजिट या सिनोनिम्स, आप इस तरह के कुछ फ्लैश कार्ड बनाए थे जिसमें बच्चे जो है वो मैचिंग कर लें कि अगर स्लो है तो इसका अपोजिट कहाँ होगा, तो वो पढ़ के फिर उसको मैच करें। तो ये गेम्स हैं कुछ ऐसी जो बच्चे जो हैं उस लिटरेसी कॉर्नर में कर रहे होंगे।
साइट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं या खुद से आप बना भी सकते हैं, और बच्चे जो हैं वो इनको प्रैक्टिस करते रहें और इनको पढ़ते रहें। जब आपके पास साइट वर्ड अच्छे बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनको रीडिंग करना मुश्किल नहीं होता है। अब लिटरेसी कॉम्प्रीहेंशन में आता है कॉम्प्रीहेंशन लास्ट पार्ट, पपेट्स, आपको रिटेल स्टोरी, तो आप पपेट्स यूज कर सकते हैं। कोई स्टोरी आपने पढ़ाई हो तो उसके पपेट्स अगर बच्चे बनाए या आप बनाए तो बच्चे जो है वो उस पपेट्स के थ्रू जो है वो स्टोरी को रिटेल कर सकते हैं। तो वो रिटेल करना का मतलब ये कि वो अंडरस्टैंड कर दें। लिस्निंग स्टोरी यानी कि वो बच्चे, आप सुनाए बच्चों को या बच्चा जो है वो खुद सुनाए अपनी कोई स्टोरी उसके पास हो, तो वो कॉम्प्रीहेंशन को वे, क्योंकि बच्चे सवालात पूछेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे उस स्टोरी के हवाले से। प्रोवाइडिंग मेनू, और ये डिफरेंट किस्म के लो कॉस्ट और अवेलेबल रिसोर्सेज जो हमारी आम जिंदगी में मिलती है, जैसे मेन्यूज है, प्राइस लिस्ट है, अपॉइंटमेंट बुक है, किसी हम डॉक्टर के पास जाते हैं या कुछ है, मैप्स हैं, इंस्ट्रक्शन है, लीफलेट्स हैं, नोटबुक्स है एंड पेंसिल्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं। तो इनमें जो है ना जो कुछ लिखा होता है बच्चे उसको पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें। तो ये जो हम छोटी छोटी चीजें हम यूज कर सकते हैं अपने लिए, जैसे टी शर्ट है उस पर किसका टैग लगा हुआ है, ये बुक कौन सी जगह से हमने बाय की है, ठीक है, आपकी जो बॉटल है वो कहाँ से है, कौन सी कंपनी की है, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये कॉम्प्रीहेंशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। साइन और लेबल्स, तो डिफरेंट आपके ट्रैफिक साइंस भी होते हैं, रैपर जो होते हैं मुख्तलिफ, वो आप जमा करें, एडवर्टीजमेंट्स के जो अखबारों में आते हैं वो जमा करें। तो बच्चे जो हैं, जैसे अब मैकडोनल्ड का एम देख के बच्चे कहते हैं ये मैकडोनल्ड है, तो इस टाइप के साइन देख के बच्चे जो हैं वो रेफर कर लेते हैं ये किस चीज का है, तो क्योंकि उन्होंने अपनी आम जिंदगी में उसको बहुत प्रैक्टिस की हुई होती है। ठीक, लंच बॉक्स है, मैगजीन है, बहुत अच्छा है। तो इस तरह के आप जो आम जिंदगी चीजें हैं यूज्ड हैं वो आप आराम से यूज कर सकती हैं इस एक्टिविटी के लिए। सेंटेंस मेकिंग चैलेंज दे दें, यानी कि आपने कुछ सेंटेंसेस तैयार किए हुए हैं जो या तो उसमें आपने कुछ एरर डाल दिए छोटे छोटे से, कहीं स्पेलिंग का डाल दिया, कहीं आपने वर्ड को एक दूसरे के साथ मिला के लिख दिया, या जो मिला हुआ वर्ड था उसको आपने सेपरेट कर दिया, तो वो बच्चा पढ़ेगा और उसको रीराइट करेगा और उसकी जो गलती है वो इम्प्रूव करेगा। तो उससे क्या होगा, उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल इम्प्रूव होगी, इसकी एडिटिंग की पावर वो होगी, ठीक है ना, और फिर वो कॉन्फिडेंट होगा अपनी राइटिंग के लिए भी। तो ये चीजें होंगी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन की इसी तरह से ही प्रैक्टिस हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ कुछ एक्टिविटीज हैं और जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, तो काफी सारी चीजें बताई मैंने आपको। अब पार्टिसिपेंट्स के जो मैंने आपके जो फॉर्म्स वगैरह देखी थी, तो मैंने कलेक्टिवली ये सब चीजें आपकी देखी कि आपने क्या एक्सपेक्टेशन की थी, तो वो देखते हैं थोड़ी सी। आप लोगों ने कहा कि इस सेशन से जो है ना हमारी प्रिपरेशन होगी लर्निंग कॉर्नर्स की विद अवेलेबल मटेरियल्स एट होम। तो मैंने जरा एट होम को लाल कर दिया, हम घर में नहीं, हम स्कूल के लिए तैयार करेंगे और बच्चों की मदद से तैयार करेंगे, बच्चों को शामिल, तो फिर उसमें क्या होगा मजा कि बच्चे भी उसमें अपनी ऑनरशिप फील करेंगे। आप किसी ने लिखा कि आई होप टू हैव सम फ्रूटफुल डिस्कशन एंड कंटेंट ऑन लर्निंग corners in early years of learning, especially for ECCE learners. So hopefully to learn about unique ideas for learning corners. I have many expectations from webinar like learning programs regarding education system from ACCE to other classes. अभी तो हमने ACCE पे फोकस किया हुआ है और यकीनन इसका लिंक आगे जाएगा, लेकिन अभी जो आपकी ECCE है वो प्ले ग्रुप से लेके क्लास 2 तक है, और अगर एज के हिसाब से देखी जाए तो 0 to 8. Learning and understanding best from this session or learning something new which helped me in my professional life. तो अब मेरी तरफ से तो ये एंड हो गया। अगर आपकी तरफ से कुछ सवालात हैं, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आपको बहुत सारे वो दिखाए थे ना अभी लर्निंग कॉर्नर्स, जिसमें अभी हमने सिर्फ 4 की बात की है। एक तो ड्रामा कॉर्नर की बात की है, एक लिटरेसी की बात की है। मैं एक और सेशन जो बाकी रह गए हैं 5, तो 5 कॉर्नर्स उनको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में करना चाहूंगी और वो 2 सितंबर को मैं करूंगी। तो फिर मैं आपके पास ऐड भेजूंगी, तो फिर आप बाकी जो कॉर्नर्स है उसके बारे में हम उससे रिलेटेड एक्टिविटीज सब कुछ हम जो है वो डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो तकरीबन आपके पास जो है 9 कॉर्नर्स की आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी, और आप मजीद रखना चाहते हैं तो आप इसी पैटर्न पे एक्सप्लोर कीजिएगा, तो वो आपके हेल्पफुल रहेगा। तो अगर कोई सवाल है तो प्लीज जरूर पूछिएगा। कार्टून कैरेक्टर ऑल्सो, यस आपने बहुत सही कहा, जैनब जैनीब है,
सॉरी। तो कोई सवाल अगर है, कोई कंफ्यूजन है, आपके पास लिंक आ रहा है अपना फीडबैक का, तो अगर आप फीडबैक देके आपका फॉर्म, आपका जो है आपके पास सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। और एज यूजुअल आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना, ये मुझे लगता है कि इस दफा थोड़ी सी लेट होगी, तो हो सकता है बाय फ्राइडे और नेक्स्ट मंडे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। अर्ली लिटरेसी के अब्दुल समद आप कह रहे हैं ना, जैसे अर्ली लिटरेसी फोकस ऑन वर्बल कम्युनिकेशन, तो नॉट ओनली वर्बल कम्युनिकेशन, इट verbal communication is a part of that, but we can't say that early literacy focus on verbal communication. No, you have to involve in different activities of children, to the children in verbal and as well as reading and writing, non-verbal activity communication as well. और अगर आप देखा जाए तो रीडिंग और राइटिंग भी कम्युनिकेशन में ही आता है। तो हम इसको वर्बल नहीं कहेंगे कि सिर्फ अपने ओरली बच्चों को पढ़ाना है। ये मैं एक्टिविटी आपकी ऐसी है जिसमें आप वर्बल तो प्रैक्टिस करवाना है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेप में आपने क्या करवाना है, 1-2 में आपने क्या करवाना है। तो ये सारी एक्टिविटीज प्रेप के लिए नहीं है, सारी एक्टिविटीज 1-2 के लिए नहीं है। तो ये आपको अपने हिसाब से उसको इजी से डिफिकल्ट या डिफिकल्ट से इजी बनाना है। सोहेल रहूजो, तो आप बोल भी सकते हैं सर। आप वेलकम, आप फर्स्ट टाइम आए हैं और होपफुली आपने कुछ नॉलेज जो है वो गेन की होगी, या कुछ अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू मनाली, खदीजा, हवा मोहम्मद।